हमारी कहानी किसी फेरी टेल जैसी थी। वो कहते हैं ना कि जब आप किसी को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। लेकिन कायनात जब किसी को मिलाती है तो वो अपना टैक्स भी वसूल करती है। ये बात मुझे बहुत बाद में समझ आई। मैं एक बड़ी टेक कंपनी का फाउंडर था। मेरी जिंदगी सर्वर रूम्स, इन्वेस्टर्स की मीटिंग्स और चार्टर्ड फ्लाइट्स के बीच कैद थी। 28 की उम्र में मैंने वो सब पा लिया था जिसके लोग सिर्फ सपने देखते हैं। पैसा, रुतबा, शोहरत। लेकिन उस बड़े से पेंट हाउस में मैं दुनिया का सबसे अकेला इंसान था। गीता मेरी जिंदगी में एक खुली खिड़की से आने वाली ठंडी हवा के झोंके की तरह आई थी। उसकी हंसी में वो जादू था जो मेरे दिन भर के स्ट्रेस को पल भर में गायब कर देता था। मुझे लगा था कि भगवान ने मेरे सारे संघर्षों का इनाम मुझे गीता के रूप में दिया है। सब कुछ परफेक्ट था। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं, हल्दी की रस्म हो चुकी थी, घर में मेहमानों का शोर था, गेंदे के फूलों की महक पूरे घर में फैली हुई थी और मेरी मां के चेहरे पर एक ऐसी खुशी थी जो मैंने बरसों से नहीं देखी थी। मेरे हाथों पर गीता के नाम की हल्दी लगी हुई थी। उस रात जब पूरा घर थक कर सो चुका था, मैं नींद से कोसों दूर था। मैं कल के सुनहरे भविष्य के सपने बुनते हुए अपनी बालकनी में खड़ा कॉफी पी रहा था। रात के 2 बज रहे थे और बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। तभी मेरी नजर नीचे पार्किंग की तरफ गई। स्ट्रीट लाइट की हल्की पीली रोशनी में मैंने जो देखा, उसने मेरे हाथों से कॉफी का मग लगभग गिरा ही दिया था। गीता, मेरी होने वाली पत्नी, भारी बारिश में भीगती हुई बिना किसी छाते के दबे पांव हमारी बिल्डिंग की गेट से बाहर निकल रही थी। बाहर एक काले रंग की एसयूवी खड़ी थी जिसके शीशे पूरी तरह से डार्क थे। गीता बिना पीछे मुड़े उस कार में बैठी और कार तेजी से अंधेरे में गायब हो गई। मेरे दिमाग ने तुरंत कहा कि शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं। शायद उसे कोई इमरजेंसी होगी। शायद उसके परिवार में किसी की तबीयत खराब हो गई होगी। मैंने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला और उसे कॉल किया। द नंबर यू आर कॉलिंग इज करंटली स्विच्ड ऑफ। ये एक लाइन किसी हथौड़े की तरह मेरे दिमाग पर लगी। एक अजीब सी बेचैनी मेरे सीने में उठने लगी। हल्दी वाले कपड़े पहने हुए ही मैं भागता हुआ नीचे गया। मैंने अपनी कार निकाली और उस रास्ते की तरफ अपनी कार दौड़ा दी जहां वो काली एसयूवी गई थी। मुझे नहीं पता था कि मैं उस रात सिर्फ एक कार का पीछा नहीं कर रहा था, बल्कि अपनी जिंदगी की सबसे भयानक सच्चाई और अपनी बर्बादी की तरफ फुल स्पीड में बढ़ रहा था। बारिश इतनी तेज थी कि कार के वाइपर भी काम नहीं कर रहे थे। शहर पीछे छूट रहा था और रास्ता सुनसान होता जा रहा था। हाईवे से कटकर वो कार शहर के बाहर एक पुराने वीरान गोडाउन के पास जाकर रुकी। मैंने अपनी कार काफी दूर अंधेरे में रोक दी। मैं भीगता हुआ कीचड़ में सने जूतों के साथ उस गोडाउन की तरफ बढ़ने लगा। मेरी धड़कनें इतनी तेज थीं कि मुझे खुद अपने कानों में उनकी आवाज सुनाई दे रही थी। मैं छुपते हुए गोडाउन के एक टूटे हुए शीशे के पास पहुंचा और अंदर झांका। अंदर का नजारा देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में गर्म सीसा उतार दिया हो। गोडाउन के बीचों बीच एक कुर्सी रखी थी। गीता जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी और फूट फूट कर रो रही थी। और उसके सामने कुर्सी पर जो शख्स बैठा था वो कोई और नहीं, उमर था। उमर, मेरा बचपन का दोस्त, मेरा बिजनेस पार्टनर, वो इंसान जिसने मेरे पिता के अंतिम संस्कार में मुझे कंधा दिया था और जिसके लिए मैं अपनी जान तक दे सकता था। मैं स्तब्ध था। मेरा भाई जैसा दोस्त और मेरी होने वाली पत्नी रात के 3 बजे इस सुनसान जगह पर क्या कर रहे थे? मैंने अपने कानों पर जोर डाला। उमर गीता के बालों को बेदर्दी से खींचते हुए कह रहा था, तू भूल रही है गीता कि तू यहां क्यों आई थी। विवेक को कल की सुबह का सूरज नहीं देखना चाहिए। या तो तू कल शादी के मंडप में उसे वो जहर देगी जो मैंने तुझे दिया है, या मैं कल तेरे पूरे परिवार को उनके घर के अंदर जिंदा जला दूंगा। मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया। मेरी गीता, जिसे मैं पूछता था, वो मुझे मारने की साजिश में शामिल थी, और वो भी मेरे सबसे करीबी दोस्त के साथ। तभी गीता ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में एक ऐसी नफरत थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने उमर के मुंह पर थूकते हुए चीख कर कहा, तुमने मुझे मेरे पिता के इलाज के लिए पैसे देकर ब्लैकमेल किया था। तुमने मुझे विवेक की जिंदगी में सिर्फ उसका बिजनेस बर्बाद करने के लिए भेजा था। लेकिन मैंने विवेक से सच्चा प्यार किया है। मैं उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान दे सकती हूं, पर तुम जैसे जानवर को उस तक पहुंचने नहीं दूंगी। मैं कल उसे सब कुछ सच बता दूंगी। उमर जोर से हंसा, एक खौफनाक हंसी जो दीवारों से टकरा कर गूंज रही थी। सच बताएगी? क्या कहेगी कि तू एक बिकाऊ मुहरा है? विवेक एक ऐसा इंसान है जो भरोसे पर जीता है। जब उसे पता चलेगा कि उसकी सच्ची मोहब्बत मेरी प्लांट की हुई एक ब्लैकमेलर है, तो वो खुद ही घुट घुट कर मर जाएगा। मेरी दोनों तरफ से जीत है गीता। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। बारिश का ठंडा पानी मेरे चेहरे पर गिर रहा था, लेकिन मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। गीता मेरी जिंदगी में किसी इत्तेफाक से नहीं आई थी। वो उम्र की बिछाई हुई एक बिसात थी।
उमर, जो दुनिया के सामने मेरा भाई बनता था, अंदर ही अंदर मेरी कामयाबी से इतनी नफरत करता था कि उसने मुझे बर्बाद करने के लिए एक लड़की को मेरी जिंदगी में प्लांट किया था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मोहब्बत किसी भी साजिश और धोखे से बड़ी होती है। गीता सच में मुझसे प्यार कर बैठी थी और अब उमर उसे मजबूर कर रहा था। मैं बिना कोई आवाज किए वहां से लौट आया। मैं घर पहुंचा, लेकिन मेरी रूह वहीं उस गोडाउन की गीली जमीन पर छूट गई थी। मैं अपने कमरे में गया और दरवाजा बंद कर लिया। मेरे अंदर न गुस्सा था न आंसू, बस एक खामोशी थी, एक ऐसा सन्नाटा जो किसी बहुत बड़े तूफान से पहले आता है। रात भर मैं बस उस दीवार को घूरता रहा जहां मेरी और गीता की हंसती हुई एक बड़ी सी तस्वीर टंगी थी। और फिर सुबह के 4 बजे मेरे कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। गीता अंदर आई। वो पूरी तरह से भीगी हुई थी। उसके बाल उलझे थे और आंखें सूज कर लाल हो चुकी थीं। वो मेरे सामने आई और बिना कुछ कहे धड़ाम से मेरे पैरों में गिर पड़ी। यहीं से वो पल शुरू हुआ जिसका जिक्र मैंने कहानी की शुरुआत में किया था। उसने अपना फोन मेरी तरफ खिसका दिया। स्क्रीन पर उमर का वही मैसेज था, अगर कल तुमने उससे शादी की तो उसकी लाश मंडप में गिरेगी। मुझे माफ कर दो विवेक। उसकी आवाज कांप रही थी, गला रुंधा हुआ था। मैं एक बहुत गरीब परिवार से हूं। मेरे पिता कैंसर से लड़ रहे थे। उमर ने उनका इलाज करवाया था और बदले में मुझे तुम्हारे करीब आने को कहा था। उसने कहा था कि वो सिर्फ तुम्हारे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स चुरावा चाहता है। पर मुझे नहीं पता था कि मैं तुम में अपनी दुनिया ढूंढ लूंगी। मुझे नहीं पता था कि मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करने लगूंगी कि तुम्हारे बिना एक पल सांस लेना भी भारी हो जाएगा। अगर आज हमने शादी की तो वो तुम्हें मार देगा विवेक। तुम्हें मुझे छोड़ना होगा। मुझे पुलिस के हवाले कर दो, मुझे धक्के मारकर निकाल दो, पर प्लीज अपनी जान बचा लो। मैं कुर्सी पर बैठा उसे रोता हुआ देखता रहा। उस वक्त मेरे अंदर दो इंसान लड़ रहे थे। एक वो विवेक था जिसका गुरूर टूटा था, जिसे धोखा मिला था, और दूसरा वो विवेक था जो जमीन पर पड़ी इस लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता था और जो जानता था कि इस वक्त ये लड़की दुनिया में सबसे ज्यादा अकेली और डरी हुई है। मैंने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया, उसे उठाया और अपने सीने से लगा लिया। मेरी इस हरकत पर वो और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसके बालों को सहलाते हुए सिर्फ इतनी सी बात कही, शादी तो आज ही होगी गीता, और इसी मंडप में होगी। लेकिन याद रखना, आज मंडप में लाश मेरी नहीं, मेरे उन तमाम रिश्तों और भ्रम की गिरेगी जिन्होंने मुझे आज तक धोखे में रखा था। उमर को मेरी कंपनी चाहिए ना? आज मैं उसे ऐसा जवाब दूंगा जिसकी गूंज वो अपनी आखिरी सांस तक सुनेगा। सूरज निकला, लेकिन मेरे अंदर एक भयानक अंधेरा छा चुका था। घर में शहनाई की धुन बज रही थी, रिश्तेदारों के कह कहे गूंज रहे थे, लेकिन मेरे कानों में सिर्फ उमर की वो खौफनाक हंसी और गीता की सिसकियां गूंज रही थीं। उमर को लगता था कि वो इस खेल का मास्टरमाइंड है। उसे लगता था कि गीता डर के मारे मुझे छोड़ देगी या फिर वो मेरे खिलाफ वो फर्जी सबूत पुलिस को देकर मुझे जेल भिजवा देगा और मैं टूटकर बिखर जाऊंगा। लेकिन वो भूल गया था कि जब एक इंसान के पास खोने के लिए सिर्फ उसकी मोहब्बत बचे तो वो दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान बन जाता है। गीता को मैंने दूसरे कमरे में सुला दिया था। उसके चेहरे पर अभी भी खौफ था। मैंने अपना लैपटॉप खोला। मेरे सामने मेरे सालों की मेहनत थी, मेरी टेक कंपनी जिसकी वैल्यूएशन आज 500 करोड़ से ज्यादा थी। उमर ने मेरे भरोसे का फायदा उठाकर कुछ ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट्स और ऑफशोर अकाउंट्स में मेरे फर्जी साइन लिए थे जिससे वो साबित कर सकता था कि मैंने करोड़ों का मनी लॉन्ड्रिंग किया है। अगर वो पुलिस के पास जाता तो मैं कम से कम 10 साल के लिए जेल में होता। और गीता, उमर के रहमो करम पर। मैंने अपना फोन उठाया और अपने चीफ लीगल एडवाइजर मिस्टर देसाई को कॉल किया। देसाई साहब, मुझे एक ट्रांसफर डीड तैयार करनी है। मेरी कंपनी के मेरे 100% शेयर्स, मेरे नाम की सारी प्रॉपर्टी, मेरे सारे बैंक अकाउंट्स, यहां तक कि मेरा ये घर भी, सब कुछ उमर के नाम ट्रांसफर करना है, आज और अभी। फोन के उस पार एक लंबा सन्नाटा छा गया। फिर देसाई साहब चीख पड़े, सर, आप होश में तो हैं? आप पागल हो गए हैं? ये 500 करोड़ का एम्पायर है। आप रातों रात सड़क पर आ जाएंगे, एक भिखारी बन जाएंगे आप। मैंने ठंडे और बेहद शांत दिमाग से जवाब दिया, देसाई साहब, कागज तैयार करिए। एक इंसान की जान की कीमत 500 करोड़ से कहीं ज्यादा होती है और मुझे आज अपनी और अपनी मोहब्बत की जिंदगी खरीदनी है। मुझे बस 12 बजे तक सारे पेपर्स मेरी टेबल पर चाहिए। दोपहर के 1 बज रहे थे। फेरों का मुहूर्त शाम 4 बजे का था। मैंने अपने वही हल्दी वाले कपड़े पहने हुए थे। मैं अपनी मर्सिडीज में बैठा और उमर के ऑफिस की तरफ निकल पड़ा। रास्ते भर मैं सोच रहा था कि इंसान अपनी दौलत से कितना प्यार करता है, लेकिन जब मौत या अपनों को खोने का डर सामने खड़ा हो तो ये सारे कागज के टुकड़े रद्दी लगने लगते हैं। उमर के ऑफिस के बाहर मेरे ही सिक्योरिटी गार्ड्स ने मुझे सैल्यूट किया। मैं सीधा उमर के केबिन में घुसा।
वो अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर किसी बादशाह की तरह बैठा सिगार पी रहा था। मुझे देखकर वो मुस्कुराया, एक शैतानी मुस्कान। विवेक मेरे भाई, तू यहां? अभी तो तुझे घोड़ी चढ़ना था। या गीता भाग गई? उसकी आवाज में जीत का गुरूर था। मैंने तो सोचा था तू पुलिस लेकर आएगा या रोता हुआ मेरे पैरों में गिरेगा। मैंने बिना कुछ कहे एक भारी सी लेदर की फाइल उसकी टेबल पर फेंक दी। तू यही चाहता था ना उमर? मेरी दौलत, मेरी शोहरत, मेरी हैसियत, मेरा रुतबा? ये ले, 500 करोड़ का एम्पायर, सब कुछ तेरे नाम। मैंने हर जगह साइन कर दिए हैं। अब से इस कंपनी का मालिक तू है। उमर हैरान रह गया। उसके हाथों से सिगार छूटकर एशट्रे में गिर गया। उसने कांपते हाथों से फाइल खोली। उसने एक एक पन्ना पलटा। उसमें सच में सब कुछ था। मेरा घर, मेरी कारें, मेरी कंपनी, मेरे पर्सनल फंड्स। तू तू एक मामूली सी लड़की के लिए अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लुटा रहा है। उमर की आंखों में अविश्वास था। तुझे क्या लगता है सड़क छाप और कंगाल विवेक के साथ वो लड़की रहेगी? वो मेरे पास आई ही पैसों के लिए थी। वो तुझे छोड़ देगी विवेक? मैंने उसकी टेबल पर दोनों हाथ रखे, उसकी आंखों में आंखें डाली और कहा, तू बिजनेस समझता है उमर, मोहब्बत नहीं। तूने मेरी दौलत ले ली पर मेरा वजूद नहीं ले सकता। वो सारे फर्जी सबूत, वो पेन ड्राइव्स जिनसे तू गीता को ब्लैकमेल कर रहा था, वो मुझे दे दे। हमारा सौदा पूरा हुआ। उमर ने हंसते हुए अपनी तिजोरी खोली और मुझे एक लिफाफा थमा दिया। ले जा, पर एक बात याद रखना विवेक, आज तूने अपने ही हाथों अपनी कब्र खोदी है। मैं ऑफिस से बाहर निकलने के लिए मुड़ा ही था कि उमर की आवाज फिर आई। कार की चाबी और अपना वॉलेट भी टेबल पर रखकर जा विवेक, अब वो मर्सिडीज मेरी है। मैंने कहा था ना, मैं तुझे जमीन पर रेंगने पर मजबूर कर दूंगा। मैंने बिना एक पल सोचे अपनी कार की चाबी, अपना लाखों का रोलेक्स वॉच और अपना वॉलेट निकालकर उसकी टेबल पर रख दिया। मेरी जेब में अब 1 रुपया भी नहीं था। मैं उमर के ऑफिस से पैदल बाहर निकला। जब मैं बाहर सड़क पर आया तो तेज धूप थी। मुझे घर पहुंचना था, लेकिन मेरा घर अब मेरा नहीं रहा था। मैंने किसी तरह लिफ्ट मांगकर घर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन जब मैं अपने घर के गेट पर पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर मेरे पैरों तले बची खुची जमीन भी खिसक गई। उमर के वकीलों की टीम मेरे घर पहुंच चुकी थी। मेरे परिवार को पता चल चुका था कि मैंने अपनी सारी दौलत, अपना पूरा बिजनेस उमर के नाम कर दिया है, और वो भी एक लड़की के लिए। मेरे पिता घर के बरामदे में खड़े थे। उनकी आंखों में आग थी। जैसे ही मैं सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया, मेरे पिता ने एक जोरदार तमाचा मेरे गाल पर जड़ दिया। तूने हमारी सालों की इज्जत, हमारा नाम, सब कुछ नीलाम कर दिया, और वो भी एक ऐसी लड़की के लिए जो एक ब्लैकमेलर है, जो तेरे पास धोखे से आई थी। मेरे पिता चीख रहे थे। मेरी मां जमीन पर बैठकर रो रही थी। विवेक, तूने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। लोग क्या कहेंगे कि बेटे ने एक लड़की के पीछे पागल होकर अपना सब कुछ लुटा दिया। मैंने अपने पिता के हाथ पकड़ने की कोशिश की। पापा, उमर मुझे फंसाने वाला था। गीता निर्दोष है, उसे मजबूर किया गया था। अगर मैं ये नहीं करता तो हम सब बर्बाद हो जाते। बर्बाद तो तूने अब कर दिया है विवेक। मेरे पिता ने मेरा हाथ झटक दिया। आज से हमारा तुझसे कोई रिश्ता नहीं है। निकल जा इस घर से, और उस मनहूस लड़की को भी अपने साथ ले जा। ये थी वो पहली कीमत, मेरे अपनों का मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाना। गीता अपना एक छोटा सा बैग लिए दरवाजे पर खड़ी रो रही थी। उसने मुझे देखा। हम दोनों बिना कुछ कहे उस घर से बाहर निकल गए। पीछे दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज आई, जो किसी तोप के गोले की तरह मेरे सीने पर लगी। मेरे पास दुनिया की नजरों में अब कुछ नहीं था। 500 करोड़ का मालिक विवेक आज सड़क पर एक अनाथ की तरह खड़ा था। दोपहर के 3 बज रहे थे। 4 बजे का हमारा मुहूर्त था। जो मंदिर हमने बुक किया था वो शहर के दूसरे कोने पर था। हमारी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं थी कि हम कोई टैक्सी या ऑटो कर सकें। मैंने गीता का हाथ पकड़ा। चलना होगा गीता, रास्ता लंबा है। हम सड़क पर पैदल चलने लगे। हल्दी वाले कपड़ों में एक लड़का और एक लड़की तपती हुई धूप और धूल भरी सड़कों पर पैदल चल रहे थे। लोग हमें मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। कोई हंस रहा था, कोई ताने कस रहा था। गीता के पैरों में छाले पड़ गए थे, लेकिन उसने मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ा रखा था जैसे मैं उसकी जिंदगी का आखिरी सहारा हूं। पूरे 12 किलोमीटर हम पैदल चले। शाम के 5 बज चुके थे। आसमान में फिर से काले घने बादल छा गए थे। जब हम उस पुराने शिव मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचे तो बारिश शुरू हो गई। पंडित जी जा चुके थे। मेहमानों का नामो निशान नहीं था। मैं थक कर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। क्या मैंने सही किया? क्या प्यार के लिए अपना परिवार, अपनी पहचान, अपना सब कुछ दांव पर लगाना सही था? क्या उमर सही था कि दौलत के बिना ये दुनिया हमें जीने नहीं देगी? तभी गीता ने मेरे कंधे पर हाथ रखा।
मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन मंदिर के अंदर जो होने वाला था और जो इंसान वहां हमारा इंतजार कर रहा था, उसने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद उमर का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। शायद मेरी बर्बादी का आखिरी पन्ना लिखा जाना बाकी था। मैंने थके हुए कदमों से पीछे मुड़कर देखा। गीता का हाथ मेरे कंधे पर था, लेकिन उसकी नजरें मंदिर के अंदर दिख रही थी। मेरे अंदर एक खौफ पैदा हो गया। क्या उमर यहां भी पहुंच गया था? क्या मेरी बर्बादी का तमाशा देखने के लिए वो इस खाली मंदिर में मेरा इंतजार कर रहा था? मैंने गीता को अपने पीछे किया और मंदिर के बड़े से लकड़ी के दरवाजे को धकेलकर अंदर दाखिल हुआ। अंदर सिर्फ एक दिया जल रहा था, जिसकी टिमटिमाती रोशनी में एक साया खड़ा था। मेरी मुट्ठियां कस गईं, लेकिन जब वो साया रोशनी में आगे आया तो मेरे पैरों की ताकत जैसे जवाब दे गई। वो उमर नहीं था, वो रामू काका थे, मेरे घर के पुराने ड्राइवर, जिन्होंने मुझे बचपन में स्कूल छोड़ा था, जिन्होंने मेरी कामयाबी देखी थी और जिन्हें आज दोपहर ही मेरे पिता ने नौकरी से निकाल दिया था क्योंकि उन्होंने मुझे उमर के ऑफिस जाते वक्त रोकने की कोशिश की थी। रामू काका के हाथों में 2 साधारण सी गेंदे के फूलों की मालाएं थीं और एक छोटी सी डिब्बी। उनकी आंखों में आंसू थे। मुझे पता था विवेक बाबा, आप हार मानने वालों में से नहीं हैं, आप यहीं आएंगे। रामू काका ने कांपते हाथों से वो मालाएं मेरी तरफ बढ़ाईं। आपके पिता ने भले ही मुंह फेर लिया हो, पर यह बूढ़ा बाप अभी जिंदा है। ये मंगलसूत्र मेरी पत्नी का है। उसने कहा था कि विवेक बाबा के दुल्हन को ये हमारी तरफ से पहना देना। मैं जो अपनी 500 करोड़ की कंपनी लुटाने पर नहीं रोया था, जो अपने परिवार के धक्के खाने पर नहीं रोया था, उस एक पल में रामू काका के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ा। उस खाली वीरान और अंधेरे मंदिर में एक ऐसा इंसान मेरे साथ खड़ा था जिसका मुझसे कोई खून का रिश्ता नहीं था। उस शाम भगवान शिव की मूर्ति के सामने रामू काका ने एक छोटा सा हवन कुंड जलाया। बाहर तूफानी बारिश हो रही थी, बिजलियां कड़क रही थीं, लेकिन उस मंदिर के अंदर एक अजीब सा सुकून था। बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी पंडित के मंत्रों के, हमने एक दूसरे को वो साधारण सी गेंदे की माला पहनाई। मैंने वो पुराना मंगलसूत्र गीता के गले में बांधा। जब हम फेरे ले रहे थे तो गीता ने मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ रखा था जैसे वो मुझे ये एहसास दिला रही हो कि 500 करोड़ जाने से कुछ नहीं होता। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, हम दुनिया जीत लेंगे। उस रात हमारी सुहागरात किसी 5 स्टार होटल के हनीमून स्वीट में नहीं थी। हम उस छोटे से शहर के रेलवे स्टेशन की एक ठंडी लोहे की बेंच पर बैठे थे। मेरे शरीर पर वही मिट्टी से सने कपड़े थे। मेरी जेब में रामू काका के दिए हुए 100 रुपए थे। मैंने 10 रुपए की एक कटिंग चाय ली और गीता की तरफ बढ़ा दी। एक वक्त था जब मैं अपने दिन की शुरुआत 5000 रुपए की इंपोर्टेड कॉफी से करता था, और आज अपनी दुल्हन के साथ स्टेशन की बेंच पर बैठा मैं 10 रुपए की चाय साझा कर रहा था। गीता ने चाय का एक घूंट लिया, मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। उसकी उस एक मुस्कान ने मेरे अंदर के सारे मलाल, सारे दुख खत्म कर दिए। यकीन मानिए, उस रात की उस चाय में जो मिठास थी वो दुनिया की सबसे महंगी शैंपेन में भी नहीं थी। उमर को लगा था कि दौलत छिनने के बाद गीता मुझे छोड़ देगी, पर वो ये भूल गया था कि गीता ने मुझसे नहीं, मेरी रूह से प्यार किया था। वक्त का पहिया घूमा। शुरुआत के दिन नर्क से कम नहीं थे। मैंने 500 करोड़ का एम्पायर खड़ा किया था, लेकिन अब मुझे 15,000 की नौकरी के लिए इंटरव्यू की लाइनों में लगना पड़ता था। लोग मुझे पहचानते थे, ताने मारते थे, अरे ये तो वही विवेक है ना जो प्यार में पागल होकर कंगाल हो गया। लेकिन गीता, वो एक ढाल बनकर मेरे सामने खड़ी रही। उसने सुबह शाम बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। मेरे एक पुराने दोस्त की मदद से मुझे एक छोटी सी IT फर्म में कंसल्टेंट का काम मिल गया। हम एक छोटे से 1 कमरे के चौल वाले किराए के मकान में रहने लगे। जहां कभी मेरे पास नौकरों की फौज थी, वहां आज गीता खुद मेरे लिए टिफिन पैक करती थी। मैं दिन रात मेहनत करता रहा। मेरे अंदर का वो लीडर, वो विजनरी मरा नहीं था। मैंने अपने छोटे से लैपटॉप से एक नया सॉफ्टवेयर डिजाइन करना शुरू किया और 2 साल के अंदर मेरी वो छोटी सी मेहनत रंग लाई। मैंने अपनी खुद की एक नई IT कंसल्टेंसी शुरू की। और उमर, आप किसी की दौलत छीन सकते हैं, लेकिन उसका दिमाग नहीं। उमर के पास 500 करोड़ की कंपनी आ तो गई थी, लेकिन उसे चलाने का विजन उसके पास नहीं था। उसका अहंकार और उसकी लालच उसे खा गई। उसने कुछ विदेशी इन्वेस्टर्स के साथ इल्लीगल डील्स की। उसे लगा था कि जैसे मैं हमेशा उसे कानूनी पचड़ों से बचा लेता था, वैसे ही वो बच जाएगा। लेकिन इस बार उसे बचाने वाला विवेक उसके पास नहीं था। ठीक 2.5 साल बाद उमर का पूरा एम्पायर ताश के पत्तों की तरह ढह गया। CBI ने उस पर रेड डाली। जिस कंपनी को मैंने खून पसीने से सींचा था, वो दिवालिया हो गई। आज उमर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल की सलाखों के पीछे है, जहां उसे कोई जमानत देने वाला तक नहीं है। और हम, आज 3 साल बीत चुके हैं। हम एक छोटे से शहर में एक अच्छे से फ्लैट में रहते हैं। मेरे पास मर्सिडीज नहीं है। हम आज भी शाम को स्कूटर पर सब्जी लेने जाते हैं। लेकिन जब मैं स्कूटर चलाता हूं और गीता पीछे बैठकर अपने सिर को मेरी पीठ पर टिकाती है, तो मुझे लगता है कि मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान हूं। पर हमारी मोहब्बत मुकम्मल हुई। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा था
इस मुकम्मल मोहब्बत की हमने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। मैंने अपना परिवार खो दिया। मेरे माता पिता आज भी मुझसे बात नहीं करते। मैंने उन्हें कई खत लिखे, उनके दरवाजे पर गया, पर वो आज भी मानते हैं कि मैंने उनके गुरूर को तोड़ा है। मैंने अपना वो दोस्त खोया जिसे मैं भाई से पढ़कर मानता था। कई बार रात को जब मेरी आंख खुलती है तो मुझे मेरे पिता की वो निराश आंखें याद आती हैं। सीने में एक होंक सी उठती है। दर्द होता है कि काश मोहब्बत और परिवार के बीच किसी एक को चुनना ना पड़ता। काश मैं अपनी खुशियां अपने अपनों के साथ बांध पाता। लेकिन फिर मैं करवट बदलता हूं। मेरे बगल में गीता सो रही होती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून होता है। वो मेरी बाह को कसकर पकड़े हुए होती है। तब मुझे एहसास होता है कि जिंदगी कभी भी आपको सब कुछ एक साथ नहीं देती। प्यार फिल्मों में बहुत आसान लगता है दोस्तों। स्क्रीन पर सब खुश नजर आते हैं, लेकिन असल जिंदगी में प्यार हमेशा एक सौदा होता है। एक ऐसा सौदा जहां आपको अपनी सबसे कीमती चीज दांव पर लगानी पड़ती है। अपनी दौलत, अपना रुतबा, यहां तक कि कभी कभी अपने लोग भी। मैंने अपना सब कुछ खोकर अपनी दुनिया पाई है। आपसे बस एक सवाल पूछकर जा रहा हूं। नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, अगर आपकी सच्ची मोहब्बत को मुकम्मल होने के लिए आपकी पूरी जिंदगी की कमाई और आपका परिवार दांव पर लगे, तो क्या आप वो कीमत चुकाने को तैयार होंगे? ये थी मेरी कहानी। एक ऐसी कहानी जहां हीरो जीता तो जरूर, पर बहुत कुछ हारने के